एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 2 5th चैप्टर, जिसका देखेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 में पेज 50 एंड 52 के बीच में आने वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी एंड पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस। ये दोनों भारी भारी आइटम आज हम पढ़ने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना वीडियो को एंड लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी को। अब देखिए, आपको पता है एक एटम जो होता है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहां पे ये लोग क्या करते हैं ना, न्यूक्लियस को हम तोड़ देंगे इनटू 2 पार्ट्स। न्यूक्लियस को हम ब्रेक करने वाले हैं, एंड जब एक न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। उस एनर्जी को यूज करके हम प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रिंसिपल यहां पे यूज किया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फिजन ऑफ न्यूक्लियाई। फिजन मतलब ब्रेकिंग। फिजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स लाइक यूरेनियम 235। ये जो यूरेनियम है ये है हमारा न्यूक्लियर फ्यूल, और 235 लिखा हुआ है बाजू में। 235 इज द एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम। एटॉमिक मास समझते हो ना, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास इसका कितना है 235। इस यूरेनियम के एटम को तोड़कर हम एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। यूरेनियम के साथ साथ एक और एलिमेंट होता है प्लूटोनियम 239। इसको भी यूज किया जाता है इन अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। वैसे तो ये लोग रिएक्शन में यहां पे यूज किए जाते हैं, लेकिन इनसे एटम बॉम्ब भी बनाया जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं ये फिजन जो है वो किस तरह से होने वाला है। मान लेते हैं कि ये है हमारा यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस। यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है। अब मुझे इसको तोड़ना है, मुझे इसको स्प्लिट करना है। तो पहले मुझे इसे अनस्टेबल बनाना पड़ेगा। कैसा बनाएंगे? अनस्टेबल। इसको अनस्टेबल बनाने के लिए ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को मैं इस न्यूक्लियस पे फेंक के मारूंगा। फेंक के मारेंगे, लेकिन अगर वो न्यूट्रॉन बहुत फास्ट है तो वो न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के आर पार चला जाएगा एंड इसको अनस्टेबल बना पाएगा नहीं। कुछ ऐसे देखिए, न्यूट्रॉन पास हो गया, बहुत फास्ट था तो वो आर पार चला गया, अनस्टेबल बना पाया नहीं। तो हमें एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, कुछ ऐसे। देखिए, अब वो स्लो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। हमारा जो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है उसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो न्यूट्रॉन अगर ऐड होता है तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, तो ये 235 हो जाएगा 236। यूरेनियम 236, न्यूट्रॉन ऐड हो गया, तो अब ये 236 है अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो ये टूट जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। स्प्लिट हो गया इनटू 2 पार्ट्स, एंड हमें मिलने वाले हैं 2 नए एलिमेंट्स। ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो है क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक मास है 92, एंड नीचे जो हमें मिला है वो है बेरियम, जिसका एटॉमिक मास है 141। ये 2 एलिमेंट्स तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें मिलेंगे 3 न्यूट्रॉन्स। तो भाई मेरे साथ साथ बोलो भाई, यूरेनियम 236 का जो अनस्टेबल न्यूक्लियस था वो जब टूटा तो मुझे क्या क्या मिला? क्रिप्टॉन, बेरियम एंड 3 न्यूट्रॉन्स। इसके साथ साथ हमें मिलेगी भरपूर मात्रा में एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 200 MeV। ये काफी ज्यादा एनर्जी होती है। आपको एक आइडिया आने के लिए एक कंपैरिजन बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास 1 ग्राम यूरेनियम है। कितना? 1 ग्राम। उस 1 ग्राम यूरेनियम को अगर मैं इस तरह से स्प्लिट करूं तो जितनी एनर्जी, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इट इज इक्वल टू बर्निंग 3 टन्स ऑफ कोल। 3000 किलो कोयला जलाकर जितनी हीट प्रोड्यूस होती है ना, उतनी ही हीट आपको 1 ग्राम यूरेनियम देगा। इस प्रकार से बच्चों, जब आप कोयला जलाते हो तो बहुत सारे गैसेस बाहर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, धुआं है, स्मोक है, वो सब यहां पे प्रोड्यूस होता नहीं है। तो यहां पे एयर पॉल्यूशन होने वाला नहीं है, ठीक है। ये एक फायदा है।
अब आगे क्या होगा, ये जो 3 न्यूट्रॉन दिख रहा है आपको, क्या ये 3 न्यूट्रॉन दूसरे 3 यूरेनियम एटम्स को जाके हिट कर सकता है? कुछ ऐसे, तीनों न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो गए तो ये भी अनस्टेबल हो जाएंगे एंड ये भी स्प्लिट हो जाएंगे इनटू क्रिप्टॉन एंड बेरियम, प्लस 3 न्यूट्रॉन इन तीनों में से बाहर आने वाले हैं। तो आप ही बताओ, क्या ये न्यूट्रॉन्स आगे जाके दूसरे यूरेनियम एटम को हिट करेंगे? तो ये रिएक्शन तो चलते ही जाएगा एंड रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ने वाला है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। देखो, अगर इस रिएक्शन का स्पीड कंट्रोल नहीं किया तो ये रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, मतलब एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होने लगेगा। एंड अगर एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हुआ तो भाई क्या होगा? एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। अब हमें धमाका तो करना नहीं है, मुझे एटम बॉम्ब नहीं बनाना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, मुझे एक पावर प्लांट बनाना है। तो मुझे एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चाहिए। क्या चाहिए? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक रिएक्टर की फंक्शनिंग बताता हूं एंड उसके बाद हम पूरे पावर प्लांट की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये जो डब्बा दिख रहा है, मान लीजिए ये है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर का डब्बा है, इसके अंदर होते हैं फ्यूल एलिमेंट्स, मतलब रॉड होते हैं जिसके अंदर हमने यूरेनियम 235 भर के रखा है। फ्यूल एलिमेंट के अंदर भरपूर मात्रा में यूरेनियम 235 भरा हुआ है एंड इनके बीच में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा 3 रॉड। ये हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड बने हुए होते हैं या तो बोरॉन या तो कैडमियम से एंड किसी किसी रिएक्टर में सिल्वर का भी यूज किया जाता है। अब ये कंट्रोल रॉड करेगा क्या? ध्यान से सुनना। चेन रिएक्शन हमने पढ़ा, चेन रिएक्शन में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया रिएक्शन को, तो वो एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनके धमाका कर देगा। तो वहां पे आता है काम कंट्रोल रॉड का। कंट्रोल रॉड क्या करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं बहुत सारे, उनको ये खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे। कि मान लीजिए रिएक्शन में कितने ही सारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रॉन्स कंट्रोल रॉड खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे, यूरेनियम को नहीं देंगे, खुद न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कहना इसे न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो चेन रिएक्शन का स्पीड भी कम हो जाएगा। सिंपल भाषा में कंट्रोल रॉड क्या करता है? रिएक्शन को कंट्रोल करता है, रिएक्शन के स्पीड को कंट्रोल में लाता है। सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है। एंड एक लास्ट बात, ये जो पूरा रिएक्टर है ये भरा हुआ होता है पानी से। पानी के 2 काम हैं। पानी एक्ट्स एज अ मॉडरेटर एंड अ कूलेंट। इसका मतलब क्या? देखिए, मैंने आपको बताया कि चेन रिएक्शन को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। अगर न्यूट्रॉन बहुत तेज है तो वो न्यूक्लियस के आर पार चला जाता है, हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। तो वहां आता है पानी का काम। देखिए, जब न्यूट्रॉन पानी में से ट्रैवल कर रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना H2O, ये न्यूट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल के साथ टकराते 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 हुए जाएगा एंड उस न्यूट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पानी ने क्या किया भाई? न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल में लाया, न्यूट्रॉन की स्पीड को मॉडरेट किया। मॉडरेट मतलब कंट्रोल। तो पानी को बोला गया है मॉडरेटर। एंड ऑब्वियसली जब रिएक्शन होगा तो फ्यूल एलिमेंट्स हीट प्रोड्यूस करने वाले हैं, बहुत सारी हीट, तो हमें उनको ठंडा भी करना है। तो ठंडा करने का भी काम किसका है भाई? पानी का है। तो पानी के 2 काम है, मॉडरेटर है मतलब क्या? न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करता है, एंड कूलेंट, हमारे फ्यूल एलिमेंट्स को गर्म होने नहीं देता है। तो यहां आपको एक बेसिक पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की फंक्शनिंग समझ में आ गई। फ्यूल एलिमेंट्स में क्या भरा हुआ है? यूरेनियम। बीच में डाले हैं कंट्रोल रॉड, क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पानी भरा हुआ है, पानी का 2 काम है, मॉडरेटर है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करेगा एंड फ्यूल एलिमेंट्स को ठंडा भी रखेगा। तो अब अगर मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो ध्यान से देखना क्या होगा। पहले रिएक्शन स्लो है, फिर रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, हीट प्रोड्यूस होने वाली बहुत सारी, एंड एक पॉइंट के बाद रिएक्शन का स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट? कंट्रोल रॉड्स। तो इस तरह से काम करता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखेंगे पूरे पावर प्लांट की फंक्शनिंग। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं।
एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। एक काफी बड़ा बिल्डिंग जैसा होता है विच इज मेड अप ऑफ स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, कंक्रीट का बना हुआ है, स्पेशल कंक्रीट। एंड इसकी जो वॉल्स होती हैं, दीवार, वो भी काफी मोटी होती हैं। इस कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर है हमारा रिएक्टर। रिएक्टर में आपको फ्यूल एलिमेंट्स एंड कंट्रोल रॉड भी दिख रहा है। रिएक्टर में बाजू में लगा हुआ है बॉयलर। अब ये रिएक्टर एंड बॉयलर पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे, एंड वो पाइपलाइन के ऊपर भी लगा हुआ है एक पंप। ये सब कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर है। अब उसके बाहर देखिए, ये एक बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है, डब्बा, ये है कंडेंसर। बॉयलर एंड कंडेंसर भी पाइप से जुड़े हुए हैं। यहां पे बहुत सारे पाइप्स आने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब कंडेंसर के अंदर देखिए टरबाइन रखा है। टरबाइन के पीछे नेचुरली आप ही बताओ क्या होगा, एक जनरेटर होगा, एंड जनरेटर से निकली हैं वायर्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली है। अब जनरेटर के नीचे जगह नहीं थी, तो यहां पे रखा हुआ है एक कूलिंग टावर। अब एक्चुअली तो बहुत बड़ा होता है, आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा भी होगा ना, कूलिंग टावर इज ह्यूज। जगह नहीं थी तो छोटा सा दिखाया है। अब कूलिंग टावर एंड कंडेंसर के बीच में भी पाइपलाइंस हैं, जुड़े हुए हैं। एंड एक लास्ट बात, कंडेंसर एंड बॉयलर भी पाइप से जुड़ा हुआ है, एंड उस पाइप के ऊपर भी है एक पंप। बहुत सारे पाइप्स यहां पे है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। चाहिए तो पॉज कर लो वीडियो, एक बार सारे कनेक्शंस देख लीजिए, कौन से पार्ट क्या है, कौन किससे किस तरह से जुड़ा हुआ है। समझ लिया? थोड़ा आगे जाते हैं, फंक्शनिंग समझते हैं। देखिए, मुझे बताओ, रिएक्टर में पानी भरा हुआ होता है, वाटर एक्ट्स एज अ मॉडरेटर एंड अ कूलेंट, बराबर है। वैसे ही बॉयलर भी, जो पिंक कलर का डब्बा है, उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। अब मैं रिएक्शन को स्टार्ट करूंगा। चलो, रिएक्टर में रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी बहुत सारी, एंड रिएक्टर के अंदर का पानी गर्म हो गया, एकदम गर्म हो गया। तो वो गरम गरम पानी मैं अब बॉयलर में भेजूंगा। देखो वहां पे अब हीट एक्सचेंज होगी, गर्म पानी का हीट ठंडे पानी में चला जाएगा, तो बॉयलर का पानी बॉयल होके स्टीम बनेगा, कुछ ऐसे। देखो स्टीम बन रही है, वो स्टीम पाइप से पास होते हुए जाएगी सीधी टरबाइन पे। टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन घूम रहा है तो जनरेटर के अंदर की कॉइल घूम रही है, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके यहां से बाहर चली जाएगी। यहां तक बात बराबर है। अभी बॉयलर पे ध्यान दीजिए, वहां पे देखिए गर्म पानी ने अपना हीट दे दिया, तो अब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, एंड अब वो ठंडा पानी हम वापस रिएक्टर के अंदर भेज सकते हैं यूजिंग द पंप। तो वहां पे एक साइकिल बन जाएगी, रिएक्टर से गर्म पानी आया, हीट एक्सचेंज हुई, एंड ठंडा होके वापस रिएक्टर में चला गया। ये एक साइकिल समझ में आ गई। अब आगे क्या होगा, कंडेंसर में जो स्टीम है वो स्टीम नीचे आएगी, एंड ये स्टीम, क्या अब इसको हम ठंडा करके वापस पानी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसके लिए कूलिंग टावर में से ठंडा पानी हम कंडेंसर में भेजेंगे, हीट एक्सचेंज होगी, स्टीम अपना हीट इस ठंडे पानी को दे देगा, एंड कंडेंस होकर वापस पानी बन जाएगा। फिर ये कूलिंग टावर वाला पानी गर्म होके वापस कूलिंग टावर में चला जाएगा, एंड वो भी वहां पे ठंडा होगा। तो यहां एक साइकिल बन जाएगी, ठंडा पानी कंडेंसर में जा रहा है, फिर वो गर्म होके वापस कूलिंग टावर में जा रहा है। यहां तक समझ गया? लास्ट बात आप ही सोच लो, अब क्या करना है। कंडेंसर में जो पानी बना वो पानी वापस बॉयलर में भेज देंगे, तो वहां पंप घूमेगा, वाटर विल बी अगेन ट्रांसपोर्टेड टू द बॉयलर, फिर वो वापस स्टीम बनेगा एंड वापस से टरबाइन पे आएगा, एंड ये एक साइकिल बन जाएगी। तो यहां पे कितनी साइकिल है पानी की? 3। एक चल रही है रिएक्टर एंड बॉयलर के बीच में, एक चल रही है कंडेंसर एंड बॉयलर के बीच में, एंड एक चल रही है कूलिंग टावर एंड कंडेंसर के बीच में। तो ये हो गई पूरी फंक्शनिंग पावर प्लांट की। आई होप समझ में आई है। अब एग्जाम में ये वाला डायग्राम तो आता है नहीं, इसका फंक्शनिंग तो पूछते हैं नहीं, मैंने तो खैर बता दिया आपको, आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एग्जाम में आता है फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट समझ लीजिए। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे पास फॉर न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब क्या? स्प्लिटिंग। उसके अंदर फ्यूल क्या यूज करते हैं हम? या तो यूरेनियम रहेगा या तो प्लूटोनियम रहेगा। उसके बाद आप मेरे को बताना क्या होता है। आगे रहेगा बॉयलर। बॉयलर के अंदर क्या होता है? वाटर का बनता है स्टीम, तो देयर इज अ सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर। फिर वो स्टीम किस पे जाती है?
आप ही बताइए, स्टीम टरबाइन, टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन घूम रहा है तो जनरेटर के अंदर का कॉइल घूम रहा है, तो क्या बनता है भाई, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। एंड एक लास्ट बात, कंडेंसर में जो स्टीम है वो स्टीम वापस वाटर बन के बॉयलर में जाती है, तो यहां पे देयर इज अ सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग द स्टीम बैक टू वाटर। ये फ्लो चार्ट एग्जाम में आएगा, अच्छे से पढ़ के जाना। एक और फ्लो चार्ट होता है यहां पे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो हमने न्यूक्लियर एनर्जी को लिया है एंड उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया है, तो ये कन्वर्जन किस तरह हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो हीट जनरेट होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी पहले क्या बनेगी, थर्मल एनर्जी, हीट। फिर हीट से आप पानी को बॉईल करोगे तो भाई स्टीम मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी इन द स्टीम, स्टीम तो ट्रैवल कर रही है ना, स्टीम जाके टरबाइन को घुमाएगी, तो स्टीम का काइनेटिक एनर्जी किस में चला गया, टरबाइन में, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, टरबाइन घूम रहा है, जनरेटर के अंदर की कॉइल घूम रही है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से चलता है तुम्हारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए यहां तक सारी चीजें समझ गए, कितना अच्छा पावर प्लांट है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बिल्कुल है, यहां पे भी डिसएडवांटेज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, तो चलिए वो प्रॉब्लम समझ लेते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके वेस्ट का क्या किया जाए। देखिए रिएक्टर फ्यूल जो है यूरेनियम, वो यूज हो गया, ठीक है, फिजन हो गया, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट बचेगा वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, उसमें से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं, तो उस वेस्ट का क्या किया जाए। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट्स आफ्टर फिजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल यूज हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट बचा है वो भी बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है एंड इट विल एमिट हार्मफुल रेडिएशंस, उसमें से रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं। द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट। अब यूजुअली क्या करते हैं ना, ये सिलेंडर दिख रहा है पीछे येलो कलर का, ऐसे सिलेंडर्स में ये सारा वेस्ट सील किया जाता है, पैक किया जाता है, एंड ये सिलेंडर्स ऐसे बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट होते हैं, इनके अंदर स्टोर किए जाते हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक बात बताता हूं, न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसका रेडियो एक्टिविटी हजारों सालों तक रहता है, तो ये जो डब्बे हैं इनको मुझे हजारों सालों तक इसी तरह से पैक करके रखना पड़ेगा। अगर ये बाहर आ गया तो इसका रेडियो एक्टिविटी लीक हो जाएगा एनवायरमेंट में एंड बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। अगर वो रेडिएशन हमारे ऊपर आता है तो कैंसर होने का चांस है, कैंसर होकर इंसान मर सकता है। ये हो गया पहला प्रॉब्लम, न्यूक्लियर वेस्ट का क्या किया जाए। एंड दूसरा प्रॉब्लम, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर है तो बहुत ही एफिशिएंट, काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन अगर कुछ फॉल्ट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ लीक हो गया, या फिर कुछ मैन्युअल एरर, हमसे कोई गलती हो गई उसके फंक्शनिंग में, तो क्या वहां धमाके हो सकते हैं। एंड अगर धमाका हो गया तो सारा रेडिएशन वहां से लीक हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम समझ लीजिए, एन एक्सीडेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फेटल, फेटल मतलब जानलेवा, मर जाओगे। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन, सारा रेडिएशन लीक हो जाएगा एनवायरमेंट में। अब ये जो फोटो है ये है जापान का 2011 फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब 2011 में यहां पे आया था एक अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, वहां के जो भी अंदर के पार्ट्स थे वो डैमेज हो गए एंड अल्टीमेटली वहां के रिएक्टर जो थे, 4 रिएक्टर, सब रिएक्टर में हुए धमाके एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी वो पूरा एरिया रेडिएशन जोन है, वहां पे कोई भी जा सकता नहीं है एंड ये रेडियो एक्टिविटी हजारों सालों तक वहां पे रहने वाली है। एक और बात बताता हूं, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये है शर्नोबिल का, 1986 की बात है। ये शर्नोबिल तभी रशिया के अंदर आता था, अभी यूक्रेन के अंदर आता है। वहां का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके रिएक्टर में हुआ था एक बहुत जबरदस्त धमाका, इतना जबरदस्त धमाका था कि पूरा कंटेनमेंट बिल्डिंग का रूफ टूट गया एंड वो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर होता है यूरेनियम का वो एक्सपोज हो गया था एंड सारा रेडिएशन यूरोप तक लीक हो गया था। एंड ऐसा मानते हैं कि ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल वेर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी, कैंसर होकर बहुत सारे लोग मर गए थे। तो रेडिएशन लीकेज इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट का यही है कि रेडिएशन अगर बाहर आ जाता है तो गया।
चलिए यहां तक बात समझ गए तो थोड़ा आगे जाते हैं। तो आ जाते हैं आज के आखिरी कार्यक्रम पे, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। आपने नेचुरल गैस तो सुना होगा, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आती है, गाड़ियां चलती हैं उसके ऊपर, रिक्शा भी चलती है। तो वही नेचुरल गैस को यूज करके उसको जला के हम एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो फोटो आपको दिख रहा है पीछे, ये है एक गैस टरबाइन। तो ये गैस टरबाइन किस तरह से काम करता है देखिए। The turbine is run by a gas at a very high temperature and high pressure generated by combustion of natural gas। सिंपल भाषा में, नेचुरल गैस को जलाकर, मेरे साथ साथ बोलना, नेचुरल गैस को जलाकर हम एक हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वाली गैस बनाएंगे और उस गैस से हमारा टरबाइन घूमने वाला है। ये सेंटेंस शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगा हो, लेकिन इसकी जब फंक्शनिंग आपको मैं बताऊंगा तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, सो चिंता ना करें। इसका एक फायदा भी है, देखो जब आप कोयला जलाते हो तो बहुत सारा धुआं आता है एंड उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस भी आते हैं। यहां पे वो सब होता नहीं है। तो सुनो, सिंस नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, नेचुरल गैस में सल्फर नहीं होता तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट्स इन लेस पॉल्यूशन। यहां पे पॉल्यूशन कम होने वाला है। ठीक है, यहां तक बात समझ गई। तो इसकी फंक्शनिंग समझ लेते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे जिसको हम बोलेंगे कंप्रेसर। इसका काम क्या है वो भी आपको बताऊंगा, रुको। कंप्रेसर के बाजू में लगा हुआ है एक कंबशन चेंबर, जहां पे हम नेचुरल गैस को जलाने वाले हैं। कंबशन मतलब जलाना। कंबशन चेंबर के बाजू में लगा हुआ है गैस टरबाइन। अब ये एक रॉड जैसा आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे शाफ्ट। शाफ्ट एंड शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं ब्लेड। गैस टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं, पंखे होते हैं, वो शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं। शाफ्ट के पीछे हमने लगाया है जनरेटर एंड जनरेटर से निकल रही है इलेक्ट्रिकल वायर्स। गैस टरबाइन का पंखा घूमेगा तो जनरेटर के अंदर की कॉइल घूमेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट भाई क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इतने ही पार्ट्स हैं। अब इसकी फंक्शनिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, कंप्रेसर जो है ना, उसके अंदर भी पंखे होते हैं, फैन होते हैं, और वो पंखे बहुत तेज घूमते हैं और हवा को अंदर खींचते हैं। कंप्रेसर का काम क्या है, हवा को अंदर खींचना, कुछ इस तरह से। तो हवा अंदर आएगी एंड कंप्रेसर उस हवा को दबाएगा, हवा को प्रेशराइज करेगा एंड कंबशन चेंबर की तरफ धक्का मार के भेजने वाला है, कुछ ऐसे। तो वो हवा कहां पहुंचेगी, कंबशन चेंबर में पहुंचेगी एंड उस हवा का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। अब कंबशन चेंबर के अंदर हम नेचुरल गैस को रिलीज करेंगे, एक अलग पाइपलाइन होगी। नेचुरल गैस कंबशन चेंबर में जाएगी, हवा भी वहां पे आएगी, तो हवा एंड नेचुरल गैस का एक मिक्सचर बन जाएगा एंड अब हम उसको जलाएंगे, चिंगारी देंगे। तो यहां पे धमाके होंगे। मुझे एक बात बताना, वहां पे हीट जनरेट होगी बहुत ज्यादा, तो गैस बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली हो जाएगी एंड उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो वो गरम गरम गैस हम गैस टरबाइन पे छोड़ेंगे, तो गैस टरबाइन के पंखे बहुत तेज घूमने लगेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट जनरेटर की कॉइल घूमेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है। तो प्रिंसिपल समझ लीजिए, बेसिक कुछ नहीं था। कंबशन चेंबर में बहुत ही हॉट एंड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली गैस प्रोड्यूस हुई और उस गैस को हमने गैस टरबाइन पे छोड़ दिया एंड गैस टरबाइन के दूसरे एंड से वो गरम गरम गैस बाहर रिलीज हो जाएंगी, एमिशन ऑफ हॉट गैस। ये हो गया पूरा फंक्शनिंग, इतनी सी बात है। अभी भी नहीं समझा तो ये चित्र देख के समझ लेना। उस तरफ से जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, अंदर आ रहा है, वो है हवा। हवा अंदर आ रही है, फिर आपको बहुत सारी ब्लेड्स दिख रही है नीचे, वो है कंप्रेसर। हवा को धक्का मार के कंबशन चेंबर की तरफ भेज रहा है, ये कंबशन चेंबर है। वहां नेचुरल गैस आएगी, एयर के साथ मिक्स हो जाएगी, फिर हम उसको जलाएंगे तो हॉट एंड हाई प्रेशर गैस टरबाइन की ब्लेड के ऊपर जाएगा, ब्लेड घूमेंगी। आपको पीछे एक रॉड दिख रहा है जिसको हमने शाफ्ट बोला है। शाफ्ट के बाजू में होता है जनरेटर, वो जनरेटर यहां पे देखा नहीं रहा हूं मैं, एंड जो लाल लाल कलर का वापस बाहर जा रहा है वो क्या है भाई, एमिशन ऑफ हॉट गैसेस। तो ये हो गया पूरा गैस टरबाइन का फंक्शनिंग। समझा क्या? चलिए, तो अभी इसका फ्लो चार्ट एग्जाम में आने वाला है, और कुछ नहीं आता है, फ्लो चार्ट ही आता है।
तो देख लेते हैं। सबसे पहला था कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या कर रहा है, गैस को प्रेशराइज कर रहा है, एयर को प्रेशराइज कर रहा है। फिर उसके आगे लगा हुआ है कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर में हमने नेचुरल गैस को रिलीज किया एंड आग लगाया। तो आग लगाने के बाद उसके आगे क्या रहेगा भाई, गैस टरबाइन रहेगा। टरबाइन के पीछे लगा हुआ है जनरेटर। जनरेटर से मिलने वाली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हो गया फंक्शनिंग का फ्लो चार्ट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है बच्चों, एंड एग्जाम में एक और आएगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का भी आपको फ्लो चार्ट बताना है। तो देखो हमने नेचुरल गैस लिया है, नेचुरल गैस में होती है केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह होगा कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी से मुझे सबसे पहले क्या मिलेगी भाई, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को आपने जलाया तो बहुत ही हॉट एंड हाई प्रेशर वाली गैस टरबाइन पे जाने वाली है, तो काइनेटिक एनर्जी गैस में प्रोड्यूस हुई। बिकॉज ऑफ दैट टरबाइन घूमेगा तो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में चली जाएगी एंड उसके आगे जनरेटर होगा, जनरेटर से मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से केमिकल एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ गैस टरबाइन। तो यहां होता है आज का लेक्चर समाप्त। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है एंड पढ़ने में मजा भी आया होगा। और भाई क्या बताना था, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। एंड भाई ये पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना तो सारे कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। तो यही समाप्त करते हैं आज की दुनियादारी, आज का लेक्चर एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग।